हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम जो है क्वार्टर मेजर 1 जिसमें आपके 4 माइनर टेस्ट के जो टॉपिक थे वो कंबाइंडली आए थे एज ए रिवीजन पर्पस, उसके डाउट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आपके डाउट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं शॉर्ट में फटाफट से, क्योंकि शॉर्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है तो एज ए रिवीजन पर्पस है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज करेक्ट। ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो आपको ये जरूर चेक करना है कि वो करेक्ट पूछ रहा है या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है इज करेक्ट, कौन सा सही है। पढ़ते हैं एक एक करके। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 4 ऑप्शन पढ़ने चाहिए, उसके बाद जो आपको बेस्ट ऑप्शन लगे उसको आपको टिक करना है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूं तो थोड़ा मुझे डाउट आ रहा है, मतलब मुझे क्लैरिटी नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ एक बार को। चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज मोर देन ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी थोड़ा डाउटफुल है। अब क्यों है वो मैं दोनों बताऊंगा बाद में। तीसरा है बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मास। अब इसको और इसको कंपेयर करूं तो इन दोनों में से अब एक सही है और एक गलत है। और लास्ट है बोथ न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम मास। अब न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का तो किसी भी हालत में सेम हो नहीं सकता, तो ये तो हो गया गलत। अब आपको चेक करना है सही कौन सा है और गलत कौन सा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज मोर देन ऑन इलेक्ट्रॉन, अब इसको अगर मैं मान लो सही है तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये दोनों गलत नहीं हो सकते। इनमें से एक गलत होगा तो एक सही होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाना पड़ता है, ताकि आपको समझ में आए कि वो पूछना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब क्या है, चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज मोर देन ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जब आप दिमाग में पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है। तो अब आप इसको एज ए न्यूमेरिकल सॉल्व करने लगे। न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिक, कि भाई ये माइनस में है और ये प्लस में, इसलिए ये ज्यादा है। देखिए अगर देखा जाए तो दोनों का जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड सेम है, साइन डिफरेंट है। ठीक है, तो ये एक अलग कंसेप्ट है। अब इसको भी मैं सही गलत तब कहता है जब बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, मास ऑफ द न्यूट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, और ये कह रहा है बोथ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है सेम मास। जब ये दो स्टेटमेंट एक साथ आ गए, अब चीज वही वाली बात हो गई, या तो दोनों का वेट बराबर है या दोनों का वेट बराबर नहीं है। तो अब इनमें से आपको एक सही है गलत बताना है। तो इसको जो है इसने विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज करेक्ट। तो यहां पर ये कह रहा है चार्ज ऑन प्रोटॉन इज मोर देन ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां पर इसने स्टेटमेंट को गलत माना है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि भाई चार्ज जो है दोनों पे बराबर है, बस ये कि प्लस माइनस। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ रहा है। अगर ऑप्शन कुछ और होते तो इसको हम सही भी मान लेते एक बार को। अब यहाँ पर ये जो दो स्टेटमेंट आ गए कि भाई दोनों का मास बराबर है या न्यूट्रॉन का ज्यादा है, तो इसमें जो सही माना जाएगा फिर वो इसको माना जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का जब आप मास चेक करते हो तो स्लाइटली ग्रेटर देन है प्रोटॉन से। अब देख के तो लगेगा कि थोड़ा सा ही तो फर्क है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछ ही लिया है और ऑप्शन पास पास है तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। तो या तो फिर आप उसको बराबर पे टिक करते। अब आपके दो ही ऑप्शन थे, देखिए ये वाला फिर नहीं बैठेगा। इन दोनों को आप गलत नहीं मान सकते। भाई आप ये कहोगे कि भाई बराबर भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, तो ये दोनों गलत नहीं हो सकते। इन दोनों में से एक को टिक करना था आपको, तो इसका अंदर इसको गलत मानना था। गलत का मतलब ये कह रहा है पी का ज्यादा है तो वो गलत मान लिया, मतलब इसमें हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, हालांकि स्लाइटली ज्यादा है। मोर का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली ज्यादा है। और बकायदा मैंने एग्जैक्ट वैल्यू आपको बता रखी है, और ये भी बता रखा है कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन में बकायदा वैल्यू पूछ रखी है इन ग्राम, और पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक पूछ रखा है। क्लियर? तो इसका आंसर ये हो जाएगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन, मतलब मोर का स्लाइटली मोर है। और ये आपको मैंने क्यों बताया ये वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि जब हम कंपेरेटिव स्टडी करते हैं स्टेटमेंट की तो हमको देखना होता है कि भाई चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट एमिट अ फोटोन। जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा तो ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या निकल रहा है कि भाई हाइड्रोजन एटम है उसमें कौन सा एनर्जी लेवल है। वापस से पढ़ देता हूँ। विच इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल की बात हो रही है, वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, टू एब्जॉर्ब अ फोटोन, कि फोटोन एब्जॉर्ब तो कर ले बट नॉट एमिट अ फोटोन, कि भाई फोटोन एब्जॉर्ब कर ले लेकिन एमिट ना करे। तो आप इसको ऐसे समझो कि एनर्जी लेवल है, उसका नाम कुछ भी हो, एनर्जी लेवल है खूब सारे। ठीक है, अब अगर
फोटोन मान लो इस एनर्जी लेवल में, अगर ये फोटोन सॉरी ये आपके इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, विच इलेक्ट्रॉनिक लेवल वुड अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट एमिट अ फोटोन। अब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन है, वही तो एब्जॉर्ब करेगा और एमिट करेगा, तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रॉन है सपोज। अब ये किसी एनर्जी लेवल में, अब ये ऊपर वाले एनर्जी लेवल में जाएगा कब, जब वो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, और नीचे वाले एनर्जी लेवल में जाएगा जब वो फोटोन एमिट करेगा। अब ये हम क्या चाह रहे हैं, अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब अ फोटोन बट नॉट एमिट अ फोटोन, मतलब ये फोटोन एब्जॉर्ब तो कर ले, एमिट ना करे। तो एब्जॉर्ब कब कर रहा है, जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है, और एमिट कब कर रहा है, जब वो ऊपर से नीचे जा रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एमिट ना करे, तो उसकी कंडीशन क्या है, वो सबसे नीचे हो, तो जो सबसे कम एनर्जी का लेवल होगा उसमें वो फोटोन एमिट नहीं कर पाएगा, केवल एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो अब आप देख लीजिए सबसे कम एनर्जी लेवल कौन सा है, अगर के एल एम के फॉर्म में दे रखा है N1 2 3 4 तो N1 हो जाएगा, और अगर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में दे रखा है तो 1s हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात, मतलब लोएस्ट एनर्जी वाला एनर्जी लेवल। तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा दे रखा है, तो इसका हो जाएगा 1s। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज 4 इज। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन है, द टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपने अगर पुराने वीडियो देखे हो मेरे थ्योरी के या एमसीक्यू के, उसमें मैंने बताया था कि अगर वो इस टाइप से लैंग्वेज दे रहा है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है वो ऑर्बिटल्स पूछना चाह रहा है, ऑर्बिटल्स की संख्या। अब अगर आपसे को पूछे डायरेक्ट, ये तो थी इनडायरेक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट लैंग्वेज अगर आपसे को पूछे n की वैल्यू 4 है, तो बताओ ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी। तो अब आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, मैंने सॉल्व करके बता रखा है। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि अगर n की वैल्यू दे रखी है उसमें ऑर्बिटल्स पूछे तो n स्क्वायर सीधा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है 2n स्क्वायर, तो ऑर्बिटल क्या होता है इलेक्ट्रॉन के आधे, तो 2 हटा दिया मैंने, n स्क्वायर 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो फिर आप अलग अलग तरीके हैं, भाई 4 है तो s भी है, उसमें p भी है, d भी है, f भी है, s में 1 है, p में 3 है, d में 5 है, 7 है, जोड़ लो इनको 16 आ जाएगा, आंसर है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द रेशियो ऑफ रेडिया ऑफ टू न्यूक्लियाई इज 1:3, द रेशियो ऑफ द मास नंबर ऑफ दिस विल बी। अब ये कह रहा है कि भाई रेडियाई का रेशियो जो है वो 1:3 है, न्यूक्लियाई के एटम के रेडियस की बात नहीं कर रही, न्यूक्लियस के, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई, एटम के रेडियस की बात नहीं हो रही है, न्यूक्लियाई के रेडियस की बात हो रही है, उसका रेशियो 1:3। द रेशियो ऑफ मास नंबर, ये कह रहा है कि भाई अगर दो न्यूक्लियस की रेडियस का रेशियो 1:3 है तो उनके मास नंबर का रेशियो क्या होगा। सीधी सीधी सी बात ये है कि r इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर 1/3, मतलब जो रेडियस है वो मास नंबर की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये रेडियस का रेशो है तो ये कैसे आया है कि जब मैंने मास का जो रेशो था मास नंबर का उसका 1/3 करा, तो मास का 1/3 करने के बाद ये आया, तो इसका 3 करने के बाद मास नंबर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये रेडियस जो है 1/3 को बता रहा है, तो ये बताएगा 1/27 को। क्यों, क्योंकि जब आप इसका मास नंबर का पावर 1/3 करोगे तो 1:3 आ जाएगा, और जब आप इसकी पावर 3 करोगे तो 1/27 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो मास नंबर का रेशियो आएगा वो आएगा 1:27। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, हालांकि पहले ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 1:2 में दिखा रखा है। तो 1:2 में क्या होता है भाई, जो भी वैल्यू है उसकी पावर 3 करनी है, तो 2 है तो उसकी पावर 3 करते हो तो 8 आ जाता है, तो 1:8 आ जाता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, 2 की जगह 3 कर दिया तो 3 की पावर 3 मतलब 27। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कंसिडर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसको हमको चेक करना है क्या दे रखा है। इट इज पॉस्टुलेटेड दैट ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर दैट रिप्रेजेंट अ डायनेमिकल वैल्यू आर हर्मिशियन। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इट इज पॉस्टुलेटेड दैट ऑल हर्मिशियन ऑपरेटर आर हैमिल्टोनियन। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि हर्मिशियन जो है ऑपरेटर वो एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन, अपने आप में कोई ऑपरेटर नहीं है, वो एक कंडीशन है कि भाई जो ऑपरेटर इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो हर्मिशियन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो पहला पॉस्टुलेट दे रखा है, इट इज पॉस्टुलेटेड दैट ऑल क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर दैट रिप्रेजेंट डायनेमिकल वैल्यूज आर हर्मिशियन, ये सही है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर स्टडी करते हैं या कोई भी सिस्टम स्टडी करें तो वहां पर आपके जो फिजिकली ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि आपके मोमेंटम है, एनर्जी, उसके लिए हमने एक ऑपरेटर असाइन कर रखा है, तो जो ऑपरेटर असाइन कर रखा है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब जो दूसरा कह रखा है, इट इज पॉस्टुलेटेड दैट ऑल द हर्मिशियन ऑपरेटर आर हर्मिशियन, ये हैमिल्टोनियन गलत है। हैमिल्टोनियन अपने आप में एक ऑपरेटर है, हालांकि वो हर्मिशियन ऑपरेटर की कैटेगरी में आ रहा है, लेकिन सारे हर्मिशियन हैमिल्टोनियन ऐसा जरूरी नहीं है। तो हर्मिशियन एक कंडीशन है, हैमिल्टोनियन कंडीशन नहीं है, वो एक ऑपरेटर है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिसलाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसमें देखिए ये अंडरलाइन कर देता हूँ। मिसलाइजेशन इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। अब ये कह रहा है कि मिसलाइजेशन एक स्पॉन्टेनियस प्रॉपर्टी है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं है,
इन विच द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, जिसमें सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रही है, वो हमको बतानी है। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, देखा जाए तो है तो थ्योरेटिकल। अब क्या है कि अगर आप केवल इसको आंसर याद कर लोगे तो आपके लिए आसान है, लेकिन जब आप दिमाग लगाओगे तो अच्छा इतना दिमाग लगाना था क्या। अब देखिए होता क्या है कि जब मिसलाइजेशन की हम बात करते हैं तो मिसलाइजेशन मैंने आपको बता रखा क्या होता है कि जो आपके डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि ये आयन के पार्ट, या आप चाहो तो साबुन के लिए कह लो चाहे डिटर्जेंट के लिए कह लो, जो भी हम अगर बात करें मिसलाइजेशन की बात करें तो मिसलाइजेशन में होता क्या है कि जो आपके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं, ठीक है, उसमें क्या है मिसल फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, एक सेकेंड, ये हम मैंने आपको करा दिया। तो देखिए मिसलाइजेशन में क्या होता है कि आपके नॉर्मल जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आप कहो, ये इस टाइप से होते हैं, ये नेगेटिव और ये, तो आपके जो डिटर्जेंट या सोप जब भी आप कह रहे हो तो उस केस में क्या है कि एक आपके हेड है और एक टेल है, ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक ये होता है। और मिसल के केस में क्या होता है, ये पूरा क्या होता है, ये अंदर चले जाते हैं, ये मान लो एक इम्प्योरिटी है तो उसमें ये सारी जो टेल्स हैं ये चले जाती हैं, इस टाइप से मिसलाइजेशन होता है। अब हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट आता है या क्लिक करता है एक बार को, अगर मान लो ये आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आप इसको गलत कर सकते हैं। उसका कारण क्या मैं बताता हूँ। कारण ये है कि जब ये मिसल फॉर्म नहीं हुआ है तो ये सेपरेट है, जैसे ये अकेला घूम रहा है, दूसरा अकेला घूम रहा है, तीसरा अकेला घूम रहा है। अब मिसल फॉर्म हुए तो सब एक जगह आ गए। तो हमने जो पढ़ा है किसके बारे में, एंट्रोपी के बारे में, क्या पढ़ रखा है कि भाई एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डरनेस। जितनी डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी उतनी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो पहले तो डिसऑर्डरनेस ज्यादा थी, भाई ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, तो पहले एंट्रोपी ज्यादा थी। जैसे मिसल फॉर्म हो गया वो एक ही जगह आ गए, एंट्रोपी क्या होनी चाहिए थी, कम होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप आंसर चेक करोगे तो आंसर मिलेगा आपको ये। उसका कारण क्या है, कारण ये बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं केवल ये जो मॉलिक्यूल्स है इनकी एंट्रोपी की बात करता तो 100% एंट्रोपी कम हो जाती। लेकिन क्योंकि हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में क्या है कि पहले जब ये सेपरेट थे तो इसमें वाटर इसके अकॉर्डिंग मैनेज था। वाटर इसके अकॉर्डिंग मैनेज का मतलब हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। तो वाटर इसको सेपरेटली इसको क्या कर रखा है, इसका हाइड्रेशन कर रखा है। लेकिन जब ये यहाँ आ गया तो उसका जो सिस्टम था वाटर का वो थोड़ा सा ऑर्डरनेस क्या हो गई, कम हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये अलग था तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा थी, लेकिन वाटर क्योंकि सिस्टमेटिकली मैनेज था इसके ऊपर, उसकी एंट्रोपी कम थी वाटर की। अब जब ये ऐसे हो गया तो इसकी एंट्रोपी तो कम हो गई, लेकिन वाटर जो है उसकी एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। तो दो अलग अलग चीजें चल रही है। एक तो चल रही है सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल या जिसको आप सोप या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल की बात करो उसकी एंट्रोपी, और एक वाटर की एंट्रोपी। तो जब ये फ्री थे तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा थी सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, और जब ये मिसल फॉर्म हुए उसकी एंट्रोपी कम हो गई। लेकिन वाटर के साथ उल्टा हो गया। तो जब दोनों को कंबाइंड रिजल्ट देखते हैं जिसको हम ओवरऑल सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। तो ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक तो इसने स्पॉन्टेनियस शब्द दे दिया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, तो एंट्रोपी के सेंस में भी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्योंकि आप देखते हो डेल जी इक्वल्स टू डेल एस माइनस टी डेल एस। तो अगर हम चाहते हैं कि प्रोसेस इस नेचुरल स्पॉन्टेनियस हो तो एंट्रोपी पॉजिटिव होनी चाहिए, हालांकि नेगेटिव वाले भी स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोनों कंसेप्ट चल रहे हैं। अगर वो स्पेशली लिख के दे दे कि केवल सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल की बतानी है आपको एंट्रोपी, तो फिर वो हो जाएगा डिक्रीज, और ओवरऑल सिस्टम की बात हो रही है तो फिर वो इंक्रीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच while sodium dodecyl sulfate is gradually added to water the surface tension of the water will। अब देखिए ये एक तरह से जो सोडियम डोडेकाइल दे रखा है ये आपके डिटर्जेंट का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, डिटर्जेंट का। ठीक है, सरफेक्टेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। while sodium dodecyl sulfate is gradually added to water the surface tension of the water will। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई सरफेक्टेंट ऐड करते हो वाटर में तो उसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, वाटर की कम हो जाती है, कम होती कम होती कम होती है, और एक लेवल के बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। समझ आ रही बात। अब यहाँ पर जब मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगा, इनिशियली इंक्रीजेस शार्पली, तो देखिए इंक्रीज तो मैंने कहा ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। डिक्रीजेस ये सही है एक बार को, लेकिन और ऑप्शन पढ़ने हैं। इंक्रीजेस फॉलोड बाय डिक्रीजेस, अब ये भी गलत हो गया। भाई इंक्रीज तो करना ही नहीं है, केवल इंक्रीज है, तो जहां भी इंक्रीज आ रहा है वो तो गलत हो गया। डिक्रीज है और उसके बाद कांस्टेंट है, अगर ये ऑप्शन होता तो ये और बेटर हो जाता, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इंक्रीज वाले तो काटना है, ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो सरफेक्टेंट होते हैं, देखिए कपड़े धोने का कंसेप्ट क्या है,
सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं। तो जो पानी है वो ज़्यादा गीला करता है। या आपने देखा होगा कि जैसे पानी जो होता है उसमें मच्छर बैठते हैं, पहले तो बैठ जाते हैं, लेकिन हम मुझसे करते हैं कैरोसिन डाल देते हैं, वो मच्छर क्या होता है, डूब जाता है। तो कैरोसिन है तो उससे सरफेस टेंशन कम होगी। तो अब यहाँ पर जो सर्फ आपके जो डिटर्जेंट हैं या सोप है वो क्या करते हैं, सरफेस टेंशन कम करते हैं वाटर की। अब आप सोचोगे कि ये कम हुई कैसे, उसके पीछे कंसेप्ट क्या लग रहा है कि ये मान लो वाटर की सतह है, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आ कहाँ से रहा है, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट ये आ रहा है कि जो अंदर के मॉलिक्यूल जो होते हैं वाटर के, उसमें तो सब तरीके से बराबर फोर्स लग रहा है, तो उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। लेकिन जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, उस पर नेट फोर्स जीरो नहीं होता। अंदर की तरफ तो लग रहा है लेकिन बाहर की तरफ नहीं लग रहा। तो जो सरफेस टेंशन का कंसेप्ट है वो सतह पे होता है, लेकिन जैसे आपने डिटर्जेंट ले लिया तो वहां पर ये आ गए फिर इस टाइप से, ये ऊपर ये नीचे। तो ये जैसे ही आप डिटर्जेंट लोगे ये सरफेस पे आ जाते हैं। और सरफेस पे आने से होता क्या है, सरफेस पे आने से ये होता है तो जो वाटर का जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग था या जो कोहेसिव फोर्स था उसको डिस्टर्ब कर दिया। तो डिस्टर्ब करने से सरफेस टेंशन कम हो गया, आंसर हो जाएगा डिक्रीज। चलिए इतना काफी समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। अब ये कह रहा है कि हेनरी लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए कौन सी कंडीशन नेसेसरी है। तो देखिए अगर हम बात करें हेनरी लॉ की, तो देखिए हेनरी लॉ होता क्या है, हेनरी लॉ ये होता है कि कौन सी गैस कितनी सॉल्युबल होगी वाटर में, वो डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पर। लेकिन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। भाई टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी तो आप उसको कंपेयर कर पाओगे। अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो फिर सॉल्युबिलिटी भी वेरी करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि द मॉलिक्यूल बोथ इन गैस एंड सॉल्यूशन फेज मस्ट नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। भाई ये तो इक्विलिब्रियम में तो होंगे ही। क्यों, क्योंकि जब आप उसमें प्रेशर लगा रहे हो तो जो सॉल्युबल है वो वापस से गैस में जाएंगे और जो गैस है वो वापस से सॉल्युबल, ये इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है। ये गलत हो गया। द गैस प्रेशर मस्ट बी हाई, ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि बहुत ज्यादा प्रेशर होना चाहिए। रेंज कुछ भी आप ले सकते हो। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट अकर, कोई रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हो भी तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। द टेम्परेचर मस्ट बी कॉन्स्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप डेफिनेशन ही पढ़ोगे वहां पर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिखा हुआ आता है। तो आपको ढंग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है 342, is isotonic with 1% solution of substance X, the molecular weight of X is। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब फॉर्मूला हो सकता है किसी और बुक में है या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है इसके लिए कि अगर आपको परसेंटेज दे रखा है सॉल्यूशन का और उसको आपको कंसंट्रेशन से कोरिलेट करना है तो कैसे करें। तो देखिए कंसंट्रेशन से कोरिलेट करना है तो कैसे करें, अगर मान लीजिए मोलैरिटी आपको निकालनी है तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता रखा है कि जो परसेंटेज दे रखा है उसको 10 से गुणा करो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दो, ये फॉर्मूला दे रखा है मैंने। समझ आ रही बात, कैसे निकाला भाई, परसेंटेज का मतलब है 100 ml में कितना अमाउंट डिजोल्व है, तो उसको मैंने 10 से गुणा कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, 1000 ml में कितना डिजोल्व है, 1000 ml का मतलब 1 लीटर में कितना डिजोल्व है, कितने ग्राम डिजोल्व है, तो 1 लीटर में कितने ग्राम डिजोल्व है, ये आ गया। अब जैसे मैंने मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करा तो वेट इन ग्राम पर मॉलिक्यूलर वेट क्या गया, नंबर ऑफ मोल्स, तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल डिजोल्व है, मोलैरिटी आ गया, सिंपल सा। अब यहाँ पर हम क्या करें, अ 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इज आइसोटोनिक विद 1% सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए यहाँ पर इसने कोई इलेक्ट्रोलाइट के कंसेप्ट की बात नहीं करी कि भाई वो टूटेगा नहीं टूटेगा, वो बात नहीं करी, मतलब सिंपल मानना है। तो इसका मतलब मोलैरिटी तो बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज कितना है दूसरे का मुझे नहीं पता, अभी देख लेंगे, इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये दोनों को मैंने बराबर कर दिया। अब जब दोनों को बराबर करा तो एक में 5% है और केन शुगर है, तो इसको मैं 5 लिख देता हूं, ये 5 है। और केन शुगर कितना दे रखा, 342, ये 342 कर दिया मैंने। दूसरा जो है मुझे पता नहीं क्या है, तो ये 1% को मैंने 1 मान लिया, ठीक है। और इसका मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो जब मैं चेक करूंगा तो ये 10 से 10 कट गया, और क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट के सामने है तो इसको 5 को 342 को 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा आंसर आपके, क्या आ जाएगा 68.4। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट इज नोन एज। अब देखिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें ऑस्मोसिस की, तो ऑस्मोसिस में हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर दो सॉल्यूशन है तो जो लोअर कंसंट्रेशन वाला है वहां से सॉल्वेंट जाएगा हायर कंसंट्रेशन में,
और अगर इसको हम ऐसे समझे कि एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है, तो ऑस्मोसिस में क्या होगा कि सॉल्वेंट जो है प्योर सॉल्वेंट, वहां से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। ये हमने पढ़ रखा है ऑस्मोसिस में, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर अगर हम उस केस को कंपेयर करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, फ्लो तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का ही होगा फ्रॉम सॉल्यूशन। अब ये कहां से कहां जा रहे हैं, फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स द प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा है, ये तो सही बात है, लेकिन अगर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको याद हो तो उससे जस्ट रिवर्स हो रहा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि आपके प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन से कहाँ जा रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट। तो ये ऑस्मोसिस से जस्ट उल्टा हो रहा है, जिसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपने देखा होगा कि जो वाटर प्योरीफायर होते हैं वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो वहां पर प्योरीफाई करने का मतलब है कि आप उसमें प्योर सॉल्वेंट, मतलब वाटर जो है वो सॉल्यूशन से कहाँ जा रहा है, प्योर सॉल्वेंट, मतलब प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, मतलब वो एक तरह से प्योर वाटर बना रहा है। तो इसको हम कहते हैं आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉल्वेंट की डेफिनेशन से जस्ट अपोजिट। ठीक है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन वुड। अब एक बार को तो जब हम ये क्वेश्चन पढ़ते हैं तो कई बार हमें क्लिक नहीं होता, क्योंकि हम इतना कॉन्सेंट्रेट होकर नहीं पढ़ते। कई बार मुझे भी क्लिक नहीं होता। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपल पढ़ें कि भाई हाँ इवेपोरेशन हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट पे नॉर्मली क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, विद इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब भाप बना रहा है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन वुड, ये मेन आपके जो शब्द है वो ये है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर केवल प्योर सॉल्वेंट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट को आप गर्म करोगे, जैसे पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी को गर्म करोगे तो वो शुरू में भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, बाद में भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये सॉल्यूशन है। क्या है, सॉल्यूशन। और अब यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वहां पर हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल्स की संख्या पर, या हम कहें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और डिपेंड किस पे करता है, पार्टिकल की संख्या पर। तो अब यहाँ पर अगर हम उसको एज ए कंसंट्रेशन के सेंस में कहें कि भाई अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और कंसंट्रेशन कम होगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो अब इस सेंस में अगर मैं देखूं तो शुरू में आपके सॉल्वेंट है, भाई सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट ज्यादा है, उसका इवेपोरेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेट होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कंसंट्रेट होता जा रहा है। तो जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम देखेंगे तो जब जैसे जैसे इवेपोरेशन हो रहा है कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका आंसर क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की जब हम फॉर्मूले की बात करें तो वहां पर कंसंट्रेशन की टर्म आ रही है। क्या आ रही है, कंसंट्रेशन की टर्म आ रही है, जिसको हम नॉर्मली मोलैलिटी में लेते हैं। तो वहां पर मोलैलिटी बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट तो कम हो रहा है लेकिन सॉल्यूट उतना का उतना है। समझ आ गई बात। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो एक बार को देखने में ये सिंपल लगता है क्वेश्चन, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए होता क्या है कि फिजिकल में हमेशा न्यूमेरिकल ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी अपने आप में न्यूमेरिकल के बराबर ही होता है। क्यों, क्योंकि पूरा फॉर्मूला चेक करवा लिया उसने कि भाई आपको फॉर्मूला पता है नहीं पता है, उसको एप्लीकेशन आप उसको अप्लाई कर सकते नहीं करते, तो वो सारी चीज करवा ली उसने, केवल कैलकुलेशन नहीं करवाया। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। नेक्स्ट दे रखा है, द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड टू। अब देखिए यहां पर आप क्या कर रहे हो कि हीट दे रहे हो। क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो। किसको दे रहे हो, आइडियल गैस को दे रहे हो। द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस, आइडियल गैस को हीट दे रहे हो अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल कंडीशन है। अब ये आपके जो मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का वो है आइसोथर्मल कंडीशन। अब आपको अगर पता हो कि आइसोथर्मल का मीनिंग क्या होता है, कि भाई आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, द हीट गिवन टू एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन इज यूज्ड टू, किस में काम आएगी, टेम्परेचर बढ़ाने में। अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि टेम्परेचर तो हम कह रहे हैं कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। टेम्परेचर बढ़ाने में और एक्सटर्नल वर्क करने में। अब क्योंकि आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो चेंज करना ही नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब ये हो गया ओनली डू एक्सटर्नल वर्क और इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। अब देखिए आपको ये भी मैंने पढ़ा रखा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। तो ये तीन ऑप्शन तो कट गए।
तो आप जब टेम्परेचर या हीट दे रहे हो वो क्या किस काम में आ रही है? ओनली डू एक्सटर्नल वर्क, केवल एक्सटर्नल कार्य करने में काम में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स। अब देखिए ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूं। आपको केवल क्या चेक करना होता है कि कितने गुना रिएक्टेंट करा और कितने गुना रेट हो गई, उससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला तो हम लिखते हैं लेकिन उस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो रूटीन में आ जाएगा आपके। तो आपको क्या देखना है, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, भाई ए और बी की रिएक्शन करा रहे हो, द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स। ये क्या कह रहा है, रिएक्शन जो है रेट की वो डबल हो गई व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा सा हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि भाई अगर मैं बात करूं सिंपल, C2 अपॉन C1 इक्वल्स टू, या इसको आप कैसे भी लिख लो, R2 अपॉन R1 की पावर n। ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे कह दो कि R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 की पावर n, ऐसे हम इसको कह सकते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल। अब ये कह रहा है जो रेट है वो डबल हो गई, मतलब R2 अपॉन R1 कितना हो गया, डबल हो गया। कब डबल हुआ, व्हेन द ए इज डबल्ड, जब आपने ए को दुगना कर दिया, मतलब C2 ट्वाइस हो गया C1 का, अब उसकी पावर n है। तो अब मैं n की वैल्यू क्या करूं कि भाई दो दो के बराबर आ जाए, n की वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि a के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। अब ये तो मैंने आपको फॉर्मूले से करके बता दिया, बाकी जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको वैसे ही आ जाएगा। जितने गुना रिएक्टेंट करने पर उतने गुना रेट होती है, मतलब ऑर्डर 1 है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब आपके रेट डबल हो गई, कब, जब आपने ए को डबल कर दिया। इसका मतलब ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, 1। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, ऑन दी अदर हैंड एट कांस्टेंट ऑफ ए, मतलब यहां पर क्या कह रहा है कि दो रिएक्टेंट है तो एक को कांस्टेंट करके दूसरे को वेरी कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए को कांस्टेंट कर दिया, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज रिड्यूस्ड टू हाफ। अब ये कह रहा है बी को हाफ कर रहा है ये, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज रिड्यूस्ड टू 1/4। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बी जितना करते रेट भी उतनी हो जाती, मतलब ऑर्डर 1 हो जाता, मतलब बी को आधा करने पर रेट आधी हो जाती, मतलब ऑर्डर 1 हो जाता। लेकिन बी को आधा करने पर रेट उससे भी ज्यादा प्रभावित हो रही, 4 गुना हो रही है। तो अब आप इसको ऐसे समझ लो कि रेट तो हो गई 1/4, रेट कितनी होगी 1/4, और कंसंट्रेशन कितनी करी आपने 1/2। फॉर्मूला में सेम ही लगा रखा ऊपर वाला। अब मैं n की वैल्यू कितनी करूं कि जो 1/2 है वो किसके बराबर आ जाए, 1/4 के। तो n की वैल्यू 2 करोगे जब 1/2 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो b के रेस्पेक्ट में ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। तो a के रेस्पेक्ट में 1 आ गया, b के रेस्पेक्ट में 2 आ गया। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन डज एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स वेयर S इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, Km जो है माइकलिस कांस्टेंट है। तो ये कह रहा है कि कौन सी कंडीशन में जो रेट होगा रिएक्शन का वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, जब S कम है K से, जब S ज्यादा है K से, Km से, S बराबर है Km के, और Km इज इंडिपेंडेंट ऑफ S। ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हो गया था। रेट इक्वल्स टू K2S E0 अपॉन S प्लस Km, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, पढ़ाया भी होगा, आपने देखा होगा, K2S E0 अपॉन S प्लस Km। अब यहाँ पर क्या है कि इसको हम दो कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। एक मैंने कहा कि जब S बहुत ज्यादा है, किससे, Km से, तो जब S बहुत ज्यादा होगा तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब एक बहुत ज्यादा होता है दूसरा कम होता है तो एडिशन में, ये सब्सट्रैक्शन में नेग्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई में नेग्लेक्ट नहीं होता। तो S बहुत ज्यादा है तो हमने क्या करा, Km को नेग्लेक्ट कर दिया, तो S कट गया, K2 E0 बच गया। क्या बच गया, K2 E0। तो रेट इक्वल टू K2 E0। अब ये जो K2 E0 है ये मैक्सिमम रेट के बराबर है, तो इसको मैंने लिख दिया Vmax। क्लियर। अब मान लीजिए अगर S की कंसंट्रेशन बहुत कम हो Km से, तो उस केस में क्या होगा कि भाई Km ज्यादा है तो S क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अब बचा क्या, नीचे वाला S हट गया लेकिन ऊपर वाला S बच गया, तो ये हो गया K2S E0 अपॉन Km। अब K2 E0 को मैं Vmax लिख रहा हूं, तो ये क्या हुआ, Vmax S अपॉन Km। अब सारा कंफ्यूजन इस चीज का था कि भाई ये जो E0 है इसको हम ऐसे माने कि ऐसे माने। तो यहाँ पर मैंने बुक्स भी डिस्कस करी या चेक करी, और फिर मैंने जो क्वेश्चन एक्चुअल में था, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। ठीक है, जो लेटेस्ट हुआ था अभी 2023 या जो इसका जो एग्जाम था उसमें होता, तो उसमें आपके जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि K2 E0 जो है उसको इसने Vmax मान रखा है, और Vmax एक तरह से देखा जाए तो कांस्टेंट है। Vmax देखा जाए तो एक तरह से क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम जब रेट की बात करेंगे तो इसको हम E0 को एज अ कंसंट्रेशन कंसिडर नहीं कर रहे, E0 को हम फिक्स मान रहे हैं कि भाई E0 इनिशियल कंसंट्रेशन एंजाइम की,
जो कि कंपेरेटिवली बहुत कम होती है, ठीक है। तो उस पर बहुत ज्यादा ये वेरी नहीं कर रहा, तो इसलिए फिर हमने उसको कांस्टेंट मान लिया। तो अब हम ओवरऑल अगर बात करें ऑर्डर की, तो ओवरऑल ऑर्डर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके कोई भी कंसंट्रेशन टर्म बच नहीं रही है इसके अकॉर्डिंग देखें तो, और इसके अकॉर्डिंग देखें तो कंसंट्रेशन टर्म एक बच रही है। तो ऑर्डर क्या आएगा 1 इस वाली कंडीशन में, और ये कंडीशन कौन सी है, जब एस कम होगा। जब एस क्या होगा, कम। तो इसका आंसर क्या है, जब एस क्या है, कम है किससे, केएम से, ये आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन केवल ये था कि भाई इसको भी एज ए कंसंट्रेशन कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर मैंने आपकी 2-3 बुक देखी, उसमें देखा है कि इसने इसको वीमेक्स मान के कांस्टेंट मान लिया। तो फिर ये केवल एस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एस जब बहुत कम होगा तब इसमें ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि इसने पूछा है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कब होगा, जब एस की वैल्यू कम होगी। तो मुझे केवल कंफ्यूजन था कि भाई एंजाइम को ये एज अ कंसंट्रेशन कंसिडर कर रहा है या नहीं कर रहा है ऑर्डर के लिए, क्योंकि अगर इसको वीमेक्स ना मान के सिंपल मानता तो हम क्या कहते थे कि एंजाइम के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है, लेकिन इसने इसको वीमेक्स मान के कांस्टेंट मान लिया, ठीक है। पीएसपी कंसिडर करी मैंने, और जो आरपीसी की है उसमें भी यही दे रखा है। तो फाइनली आंसर क्या है, एस की कंसंट्रेशन कम है किससे, केएम से। तो मैंने आपको बता दिया कि कंफ्यूजन क्यों था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ 75% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड इन 30 मिनट। ये कह रहा है कि 75% रिएक्शन कितने में कंप्लीट हो रही है, 30 मिनट में। फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये अंडरलाइन कर लेना, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्शन इज। अब देखिए बहुत सिंपल है। अब ये अगर आपने थ्योरी पढ़ी होती या फॉर्मूला को याद होता तो आप आसानी से कर लेते। कैसे कर लेते कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 50% का टाइम होता है टी ऑफ, और फर्स्ट ऑर्डर में 75% का टाइम आता है 2 टी ऑफ, ठीक है। तो अगर टी ऑफ दे रखा है तो 2 टी ऑफ निकाल लीजिए। लेकिन जब हम सेकंड ऑर्डर की बात करते हैं तो वहां पर 50% के लिए टाइम होता है टी ऑफ, लेकिन 75% अगर हम बात करें सेकंड ऑर्डर के लिए तो वहां पर 75% के लिए टाइम आता है 3 टी ऑफ, मतलब 3 गुना। टी ऑफ का कितना, 3 गुना। तो अब अगर 75% का टाइम दे रखा 30 मिनट, तो ये 3 गुना है किसका, टी ऑफ का। तो टी ऑफ कितना आएगा, 10 मिनट। टी ऑफ कितना आएगा, 10 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या दे रखा है, द माइग्रेशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। अब ये कह रहा है कि कोलोइडल पार्टिकल का माइग्रेशन किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्या कहेंगे। ऑप्शन दे रखा है टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस। देखिए काफी स्टूडेंट ने इलेक्ट्रोडायलाइसिस को टिक कर दिया है, ये आंसर सही नहीं है, गलत है। इसका कारण क्या है कि देखिए डायलाइसिस में हम इम्प्योरिटी को सेपरेट कर रहे हैं। तो डायलाइसिस जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रोडायलाइसिस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्प्योरिटीज है वो सेपरेट होती है, जबकि हम यहाँ इम्प्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोलोइडल पार्टिकल की। तो इसका आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, बहुत सिंपल सा, लेकिन काफी स्टूडेंट्स का गलत है। इसका मतलब क्या है कि कई बार होता है कि थोड़ा सा ध्यान नहीं है या क्वेश्चन नहीं पढ़ा, और क्योंकि मिलते जुलते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर डायलाइसिस में इम्प्योरिटी जो है वो सेपरेट हो रही है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस में बेसिकली जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड इज 3 आवर्स, आफ्टर 9 आवर द नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट आउट ऑफ 200 इज। अब देखिए देखा जाए तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको आसानी से आ जाता, आपका आंसर भी सही होता, लेकिन आपका जो क्वेश्चन गलत हो गया है या कुछ स्टूडेंट्स का नेगेटिव हुआ है, उसका कारण क्या है, और इसमें आपको डाउट है। उसका जो कारण है वो केवल एक शब्द है। कौन सा शब्द है, ये वाला, डिसइंटीग्रेट। कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो क्योंकि ये आपके रेडियोएक्टिव न्यूक्लाइड है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसकी टी हाफ कितनी दे रखी है, टी हाफ जो दे रखी वो दे रखी 3 आवर, और टाइम दे रखा 9 आवर। तो जो टी है वो किसके बराबर है, 3 टी हाफ के बराबर है। किसके बराबर है, 3 टी हाफ। तो अब अगर मैं 3 टी हाफ की बात करूं तो जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, तो देखिए अगर मैं बात करूं 1 टी हाफ, तो 1 टी हाफ का मतलब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 2 टी हाफ का मतलब 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। 3 टी हाफ का मतलब 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो अगर मैं रिएक्शन कंप्लीशन की बात करूं तो 87.5% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो मैंने दोनों बता रखा है कि कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, कितनी बची, इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रिएक्टेंट कितना बचता है, तो वो हम लिखते हैं 1/2 एन क्या है कि कितनी हाफ लाइफ हो गई। तो हाफ लाइफ जो हो गई वो होगी आपके एन, 3 हाफ लाइफ है, तो ये 2 मतलब 1/8। अब ये जो 1/8 है ये हम कहते हैं कि भाई इतना रिएक्टेंट बच गया। दो अलग अलग चीजें, रिएक्टेंट कंज्यूम कितना हुआ और बचा कितना। तो यहां पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि इतने % रिएक्शन कंप्लीट हो गई है,
इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई मतलब इतना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। अगर मान लो मैं कंज्यूम के सेंस में कहूँ तो, या डिसइंटीग्रेट हो गया, इसको आप ऐसे समझ लो। इतना जो है ये लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब बचा हुआ। तो अगर ये बचा हुआ है तो जो कंज्यूम हुआ या डिसइंटीग्रेट हुआ वो कितना हुआ, 7/8। तो ये जो क्वेश्चन में जो कंफ्यूजन है वो केवल इसी में ही है। आपको ध्यान ये रखना है कि वो रिएक्टेंट कितना कंज्यूम हो गया वो पूछ रहा है, या रिएक्टेंट कितना बचा है वो पूछ रहा है। समझ आ रही बात। ऐसे ही जो यहां पर पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट आउट ऑफ 200 इज। अब डिसइंटीग्रेट का मतलब जिसने रिएक्शन कर ली है। तो बचावा अगर पूछता तो 1/8 हो जाता, किसका, 200 का। तो 200 का 1/8 अगर मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके 25। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपके कितना आ जाएगा, 25। अब यहां पर ये आपके जो बचा है, जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ है वो 25 है। तो जो डिसइंटीग्रेट हुआ वो कितना है, 200 में से माइनस कर लो, या फिर आप क्या करो, 7 इंटू 200/8, तो ये 25 आ जाएगा। तो 25 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा 175। तो कहने का मतलब है कि अगर इसमें पूछता कि नंबर ऑफ एटम्स रिमेन्स आउट ऑफ मतलब बच गए, या लेफ्ट आउट ऑफ 200, तो बचे हुए पूछता तो आंसर होता 25। लेकिन वो पूछ रहा है कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, तो आंसर क्या होगा, 175। तो कहने का मतलब है थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क है, बाकी तो टिपिकल नहीं है इतना। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कितने डिसइंटीग्रेट हो गए, 175, बच्चे कितने, 25। और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर ये जितने भी आपके डाउट थे वो मैंने सारे सॉल्व करा दिए। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि भाई एक दो क्वेश्चन जो आपने पूछे थे मैंने नहीं बताए, उसका कारण ये है कि वो क्वेश्चन ऑलरेडी मैं सॉल्व करवा चुका हूँ। तो आप पुराने वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।